Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? चलिए, अब आज बात होगी जेएस के एक और एडवांस कॉन्सेप्ट के बारे में। लेकिन इससे पहले कि मैं वो टॉपिक शुरू करूं, लेक्चर की शुरुआत एक छोटे से एग्जाम्पल से करते हैं, जिसका आप मुझे आउटपुट बताने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आपके सामने एक सिंपल सा कोड आ रहा है। वॉच इट, एनालाइज इट और बताइए आउटपुट क्या आएगा। जल्दी, फटाफट। नावेद का कहना है ट्रू एंड ट्रू आएगा, बाकियों का भी यही कहना है। यस, बिल्कुल ट्रू एंड ट्रू आएगा। ए और बी में 10-10 है, ए ट्रिपल इक्वल टू बी ट्रू है, एक्स और वाई में सचिन सचिन है, एक्स ट्रिपल इक्वल टू वाई भी हमें ट्रू देगा। इसका मतलब पाइथन में जब हम नंबर या स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं तो पाइथन उनकी वैल्यूज कंपेयर करके हमें आंसर दे रही है ट्रू। ऐसा ही हो रहा है ना? पाइथन उनकी वैल्यूज कंपेयर कर रही है ना और हमें आंसर दे रही है ट्रू। वेरी गुड। अगले कोड में मैंने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए, एक का नाम है person1, एक का नाम है person2, और इन दोनों को कंपेयर करवाया है ट्रिपल इक्वल टू से। क्या लगता है आपको पाइथन क्या, सॉरी, जेएस क्या करेगी? अगर मैं जेएस को बोलूं person1 ट्रिपल इक्वल टू person2, क्या person2 दोनों का कंटेंट सेम है? person1 और person2 दोनों में सेम प्रॉपर्टी, सेम वैल्यूज हैं। यस, तो लॉजिकली आंसर क्या आना चाहिए? लॉजिकली आंसर आना चाहिए ट्रू, लेकिन सरप्राइजिंगली आएगा फॉल्स। आना तो चाहिए ट्रू, लेकिन आएगा फॉल्स। अब ऐसा क्यों हुआ? इसकी लंबी चौड़ी कहानी है जो आपको जेएस में बहुत डिटेल में समझनी पड़ेगी, और इस कहानी का जो मेन टाइटल है वो है डिफरेंस बिटवीन वैल्यू टाइप्स एंड रेफरेंस टाइप्स। समझ आ रही है बात? अब आज आप पहली बार पढ़िए, जावास्क्रिप्ट में आपको याद होगा दो तरीके की डेटा टाइप्स होती हैं। पढ़ा है आपने? एक कहलाती हैं प्रिमिटिव, कहलाती हैं, और एक कहलाती हैं नॉन प्रिमिटिव, है ना? तो आज सबसे पहले मैं आपको याद दिला रहा हूं इनका बाइफरकेशन, और आज हम इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो जब आपने जेएस स्टार्ट की थी जस्ट, तब आपने सुना था इन द वर्ल्ड ऑफ जेएस डेटा टाइप्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। पढ़ा था? वन वाज द कैटेगरी ऑफ प्रिमिटिव टाइप, other one was the category of non-primitive type, right? प्रिमिटिव टाइप में जेएस में कौन कौन आता है? जल्दी बोलिए। प्रिमिटिव टाइप्स में जेएस में कौन कौन आता है? जल्दी बोलिए। तो आपने पढ़ा था नंबर आता है, बूलियन आता है, स्ट्रिंग है, अनडिफाइंड है, नल है, और एक सिंबल है। आते हैं 6, है ना? और नॉन प्रिमिटिव टाइप में कौन आता है? नॉन प्रिमिटिव टाइप में सभी तरह के ऑब्जेक्ट्स आते हैं, ऑल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ ऑल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट में कौन कौन आ गए? जेएस के प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट्स भी आ गए, याद रखिएगा, और आपके और मेरे बनाए गए ऑब्जेक्ट्स भी आ गए। यहाँ ऑल टाइप्स में आ जाएंगे प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट्स भी। ओके, प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट में कौन कौन आ रहा है जेएस में? मैथ जेएस में ऑब्जेक्ट है, यस। एरे जेएस में ऑब्जेक्ट है, यस। ऑब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट है, यस। डेट भी ऑब्जेक्ट है, यस।
ठीक, ये सब जेएस के अंदर प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और सेकंड कौन है? सेकंड है जो आप इतने दिनों से खुद के ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, जिन्हें कहा जाता है यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ये सब जेएस में कहलाते हैं नॉन प्रिमिटिव टाइप। यस, विंडो, डॉक्यूमेंट सब ऑब्जेक्ट हैं, कंसोल सब ऑब्जेक्ट हैं, यस, फंक्शन भी ऑब्जेक्ट है, सब ऑब्जेक्ट हैं, सबको जोड़ लीजिए यहाँ पर। फंक्शन, दिस इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, विंडो इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, छोटा डब्लू वाला, डॉक्यूमेंट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, राइट? ठीक है, आगे बढ़ूं। अब अगर मैं आपसे पूछूं प्रिमिटिव टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव टाइप्स में क्या डिफरेंस होता है, हाउ दे आर डिफरेंट देन ईच अदर, तो गौर करिएगा, इनके बीच में दो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस होते हैं। इनके बीच में दो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस होते हैं। पहला होता है द वे दे आर स्टोर्ड इन मेमोरी, द वे दे आर स्टोर्ड इन मेमोरी। लेट मी गिव द टाइटल. Title is what is, or I should say what are important differences. ये स्लाइड में नहीं है ना, तो ध्यान से स्क्रीनशॉट्स लेते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। What are important differences between primitive and non-primitive types? इन दोनों के बीच में important differences क्या हैं? तो जेएस का कहना है इनके बीच का पहला important difference है the way they are stored in memory. जिस तरह से ये मेमोरी में स्टोर होते हैं वो सबसे बड़ा कारण है इनके डिफरेंट बिहेवियर का। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, लेट अस डिस्कस एन एग्जांपल। सपोज करिए मैंने जेएस में स्टेटमेंट लिखा लेट ए इज इक्वल्स टू 10। ठीक, क्या आप मुझे बता सकते हैं इस लाइन का मेमोरी डायग्राम क्या बनेगा? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। ये लाइन जब रन होगी तो आपके कंप्यूटर की रैम में इसका मेमोरी डायग्राम क्या बनेगा? जल्दी बोलो। नो आइडिया, नहीं पता? सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके कंप्यूटर की मेमोरी के स्टैक एरिया में, सुना ध्यान से आपने मेरा वर्ड, आपके कंप्यूटर की मेमोरी के स्टैक एरिया में एक ब्लॉक क्रिएट होगा। ओके, जिस ब्लॉक का नाम क्या होगा? जिस ब्लॉक का नाम ए होगा, और उसमें वैल्यू क्या आएगी? उसमें वैल्यू 10 आएगी। सो वेयर डू प्रिमिटिव टाइप्स लिव इन मेमोरी? In JavaScript, these primitive types, they live inside stack area. JavaScript इन्हें stack area में डाल के रखती है। Fine. Okay. What will happen if I'll write the statement let a equal to 10 followed by let b equal to 10, or rather I should say let b equal to a. Let us do it this way. क्या लगता है क्या करेगी JS अगर मैं कहूंगा let a equal to 10 and then let b equal to a? What will JS do? JS बिल्कुल वही करेगी जो उसने अभी करा, वही करेगी जो सी करती, वही करेगी जो जावा करती। जेएस फिर स्टैक में आएगी, ध्यान दीजिएगा, स्टैक में आकर जेएस सबसे पहले क्रिएट करेगी ए, राइट? तो जेएस ने सबसे पहले ए क्रिएट करा स्टैक के लोअर एरिया में। ए में वैल्यू क्या डालेगी? ए में वैल्यू डालेगी 10। फिर जब वो देखेगी आपने कहा है लेट बी इक्वल टू ए, व्हाट विल जेएस डू? जेएस बी के लिए ब्लॉक बनाएगी और फिर क्या करेगी? और फिर इसी पर्टिकुलर बी वेरिएबल के अंदर 10 दोबारा कॉपी करेगी। तो 10 कितनी बार आएगा मेमोरी में? 10 मेमोरी में 2 बार आएगा, शायद 2 से ज्यादा बार भी आता अगर आप सी डी ई एफ
ये सब बनाते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? गुड। अब आप यही कोड ऑब्जेक्ट पे चलाओ। लेट से आपने जेएस से कहा लेट person1 इज इक्वल टू कर्ली ब्रेस ओपन, कर्ली ब्रेस के अंदर आपने लिखा नेम कोलन अमित कॉमा एज कोलन 32। समझ आ रहा है? क्लियर है? लेट person1 इक्वल टू एज कोलन अमित एज कोलन 32। अभी बताइए एज और नेम क्या है? व्हाट आर एज एंड नेम इन दिस कंटेक्स्ट? एज और नेम प्रॉपर्टी है। वेरी गुड। person1 कौन है? person1 ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। और person1 कहां पॉइंट कर रहा है? person1 कहां पॉइंट कर रहा होगा जेएस के पॉइंट ऑफ व्यू से? वेरी गुड। person1 पॉइंट कर रहा होगा उस ऑब्जेक्ट को जिसमें ये डेटा आपने स्टोर करा हुआ है। ठीक है? और यहां सेमीकोलन। अब अगर मैं आपसे कहूं इसका मेमोरी डायग्राम बताओ, तो जेएस सबसे पहले स्टैक एरिया में, ध्यान दीजिएगा, स्टैक एरिया में क्रिएट करेगी एक रेफरेंस जिसका नाम होगा person1। ये एक रेफरेंस बनेगा बाय द नेम ऑफ person1। नाम थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं, लेट्स कॉल इट P1। तो यहां पर एक स्टैक एरिया में रेफरेंस बनेगा बाय द नेम ऑफ P1। ओके, नाउ जेएस देखिए कि आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है। क्या ऑब्जेक्ट जेएस में नॉन प्रिमिटिव टाइप्स हैं? यस। तो याद रखिएगा जेएस में नॉन प्रिमिटिव टाइप्स हमेशा आपके कंप्यूटर की रैम के हीप एरिया में रहते हैं, रन टाइम पे क्रिएट होते हैं। सो वेयर डू दे लिव? दे लिव इनसाइड द स्पेशल एरिया विच इज कॉल्ड हीप एरिया। वही एरिया जहां से सी लैंग्वेज मेमोरी एलोकेट करती है एमएलॉक पे, और जावा और पाइथन मेमोरी एलोकेट करते हैं जब बनते हैं ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? ये वही हीप एरिया है। इस हीप एरिया में जेएस क्या क्रिएट करेगी? इस हीप एरिया में जेएस क्रिएट करेगी एक ऑब्जेक्ट। ओके, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जेएस क्या रखेगी? तो जवाब है इस ऑब्जेक्ट के अंदर जेएस मेंटेन करेगी दो प्रॉपर्टीज। एक का नाम होगा नेम, एक का नाम होगा एज। राइट? नेम के अंदर क्या असाइन होगा? नेम प्रॉपर्टी के अंदर असाइन होगा अमित, और एज प्रॉपर्टी के अंदर असाइन होगा 32। और अगर मैं मान लूं इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस 6000 है, तो ये जो P1 आप देख रहे हैं इसमें 6000 आएगा, और ये यहां बैठे बैठे इस 6000 एड्रेस को पॉइंट करेगा। याद रखिएगा जब आप डॉम प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, आप जावास्क्रिप्ट में बैठकर अपने HTML के एलिमेंट्स के रेफरेंसेस बनाएंगे और उनके लिए भी सेम डायग्राम बनेगा। तो अगर जावास्क्रिप्ट में बैठकर आपने अपने HTML के पैराग्राफ को रेफर करा, तो इसी तरह से जावास्क्रिप्ट मेमोरी में पिक्चर बनाएगी। आपका जो वेरिएबल बनेगा वो एक रेफरेंस होगा, और वो एक्चुअल पैराग्राफ ऑब्जेक्ट को कर रहा होगा पॉइंट। और वो पैराग्राफ कहाँ रह रहा होगा? वो पैराग्राफ रह रहा होगा हीप एरिया में। राइट? तो एवरी HTML टैग एक्चुअली इन JS बिहेव्स लाइक एन ऑब्जेक्ट, और आप उन ऑब्जेक्ट्स के बनाओगे अपने प्रोग्राम में डॉम प्रोग्रामिंग के दौरान रेफरेंसेस। सो व्हाट इज P1? P1 is a reference to this object whose address is 6000. Is this clear? Right? ठीक है, अब आता है नेक्स्ट। मेमोरी को डिवाइड करा जाता है अलग अलग ब्लॉक्स में। उन ब्लॉक्स को नाम दिया जाता है दीपांश, yes they are hypothetical but for programmers they exist, in real they do not exist। वो रैम के दो सेक्शंस हैं, बस उन्हें नाम दे दिया गया है। ओके, चलिए अब आता हूं मैं अगले स्टेटमेंट पे। नाउ माय नेक्स्ट स्टेटमेंट इज लाइक दिस।
Are they reserved in memory means? What is the meaning of the word reserved? In your RAM, we have divisions, we have blocks. And those blocks are called as stack and heap. जैसे ट्रेन के बोगीज होती है ना, we have a train has bogies divided होती हैं seats में, ऐसे आपकी RAM divided होती है. Yes, the lower portion behaves like heap and upper portion of your RAM behaves like stack. Stack ऊपर से ग्रो करता है, heap नीचे से ग्रो करती है. उसको स्टैक में क्यों नहीं रखते? किसको? ऑब्जेक्ट्स को. ऑब्जेक्ट्स रन टाइम पे बनते हैं, और आपने पढ़ा होगा किसी भी लैंग्वेज के बेसिक्स में, जो चीजें रन टाइम पे बनती हैं वो स्टैक में नहीं बन सकती. सी पढ़िए, पढ़िए. स्टैक में मेमोरी कब एलोकेट होती है? स्टैक से मेमोरी कब एलोकेट करवाई जाती है? कंपाइल टाइम पे. तो जो चीजें कंपाइल टाइम पे क्रिएट होती हैं, दे कैन गो इनसाइड स्टैक. जब प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के वक्त मेमोरी चाहिए तो स्टैक मेमोरी सप्लाई नहीं करता, मेमोरी सप्लाई हीप करती है. स्टैक डायनेमिकली ग्रो नहीं करता है. स्टैक को कितनी मेमोरी देनी है ये प्रोग्राम के लोड होते वक्त ही पता होना चाहिए. अगर प्रोग्राम की लोडिंग के वक्त नहीं पता है तो स्टैक काम नहीं कर पाएगा. हुआ क्लियर? चलो आगे. तो ये आपका P1 का एरिया हो गया. अब सपोज करिए मैंने इसी कोड में लिखा let P2 is equals to P1. Suppose I have written the same statement. क्या लगता है आपको JS क्या करेगी? Everyone please respond. क्या लगता है आपको JS क्या करेगी? वही करेगी जो A और B के साथ करा, ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाएगी. तो जवाब है नहीं, कॉपी नहीं बनाएगी. अब देखिए JS क्या करेगी. JS स्टैक में अब एक P2 नाम का रेफरेंस और बनाएगी. ओके, तो ये आपका P1 नाम का रेफरेंस पहले से था, एक P2 नाम का रेफरेंस और बन जाएगा. और क्या करेगा ये रेफरेंस? ये रेफरेंस भी उसी मेमोरी एरिया को पॉइंट करेगा जिस मेमोरी एरिया को पॉइंट कर रहा था P1. तो ऑब्जेक्ट दोबारा बनेगा कि नहीं? नहीं बनेगा. ये P1 में जो एड्रेस 6000 था, वही 6000 एड्रेस किस में आ जाएगा? वही 6000 एड्रेस आ जाएगा इनसाइड P2 ऑल्सो. दोनों को दोनों उसी एरिया को पॉइंट करने लगेंगे. राइट? अब आपको समझ में कोई दिक्कत नहीं होगी ये समझने में कि जब हम P1 P2 को कंपेयर कर रहे हैं तो JS की तरफ से जो आंसर आ रहा था वो फॉल्स क्यों आ रहा था और अभी ट्रू आएगा. अभी ट्रू आएगा, अभी ट्रू आएगा क्योंकि एड्रेसेस सेम है. लेकिन अगर मैं इसी कोड को ऐसे लिखता, नोटिस करिए, लेट P1 इक्वल्स टू दिस एंड लेट P2 इक्वल टू दिस, तो मेमोरी में पिक्चर क्या बनती? अगर ये पीस ऑफ कोड लिखा जाए तो मेमोरी में पिक्चर क्या बनेगी? तो रेफरेंसेस बनेंगे दो, डेफिनेटली. राइट? ये हमारा पहला रेफरेंस होगा P1. ओके, ये हमारा दूसरा रेफरेंस होगा P2. These will be two references. Again, they will be in stack. ये हमारा हीप एरिया होगा, जहां भी ये JS कोड रन हो रहा है उस क्लाइंट मशीन का ये हीप एरिया है. और इस हीप एरिया के अंदर JS is going to create one object, right, and second object. One of them will be connected with P1. Let's say ये 6000 है, ये 8000 है. दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा बिल्कुल सेम होगा. ध्यान दीजिएगा, दोनों ऑब्जेक्ट में बिल्कुल सेम डेटा होगा, बट दोनों ऑब्जेक्ट मेमोरी में अलग अलग एड्रेसेस पे होंगे. राइट? सो अब P1 जहां पॉइंट कर रहा होगा वहां नेम और एज होंगे,
नेम में अमित है, एज के अंदर जेएस ने स्टोर करा होगा आपका दिया हुआ डेटा 32। बिल्कुल यही वैल्यू नेम और एज की सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए भी है, बट एड्रेस आर डिफरेंट। अब P2 में आ रहा है 8000, P2 अपने ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, P1 में आ रहा है 6000, P1 अपने ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। नाउ यू कैन इजीली गेस कि अगर अब आप जेएस को बोलते हो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ध्यान दीजिएगा, और आप कंपेयर करते हो P1 ट्रिपल इक्वल्स टू P2, तो ट्रिपल इक्वल टू दो चीजें कंपेयर करता है ना, टाइप और कंटेंट, राइट? इनकी टाइप सेम है, यस, इनकी टाइप तो सेम है तो दोनों ऑब्जेक्ट, लेकिन इनके कंटेंट अलग अलग हैं। सो फॉर जेएस आंसर विल बी फॉल्स। यस, जेएस में ऑब्जेक्ट कंपेयर करते हैं तो एड्रेसेस कंपेयर होते हैं। और इस वाले केस में अगर हमने यही लाइन लिख दी तो एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। इस वाले केस में हमने अगर यही लाइन लिख दी तो पिछले वाले में, तो हमें आंसर मिलने वाला है ट्रू। अगर इसमें आपने ये लाइन लिखी, इस कोड का आंसर आपको मिलेगा ट्रू। इसलिए नहीं कि उनके प्रॉपर्टीज और वैल्यूज सेम है, इसलिए कि दोनों में सेम एड्रेस है। आ गया फर्क समझ में वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप में? आया? ठीक है, अब लौटिए वापस अपने कोड पे, फिर आपको एक और बहुत जरूरी चीज बताता हूं। यहां पर ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस कंपेयर किए थे, विल बी फॉल्स इवन वी कंपेयर ऑब्जेक्ट। हाउ कैन वी कंपेयर ऑब्जेक्ट्स? दीपांश, कैसे कंपेयर करोगे ऑब्जेक्ट्स? डू ऑब्जेक्ट्स हैव एनी नेम इन जेएस? क्या ऑब्जेक्ट्स का कोई नाम होता है जेएस में? आप बताओ। नहीं होता ना, तो फिर आप कंपेयर कैसे कर लोगे? ऑब्जेक्ट एनोनिमस होते हैं ना, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस का नाम होता है, ऑब्जेक्ट का नाम कहाँ होता है? तो आप डबल इक्वल टू या ट्रिपल इक्वल टू लगाओगे भी तो कंपेयर कैसे करोगे? यस और नो? समझ आई बात? आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं नावेद, इसी बात पे आ रहा हूं मैं, इसी बात पे आ रहा हूं। अभी मैं आपको इस बात का भी मतलब समझाता हूं, जो आप पूछ रहे हो इसका मतलब क्या है। अभी जितना मैंने बताया उतना क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है, एवरीथिंग इज क्लियर, राइट? चलिए, अब आप चेक करिए, ये वाला जो केस है इसमें पर्सन वन डबल इक्वल टू पर्सन टू पे आएगा फॉल्स। और अगर मैं जेएस से कहता हूं लेट पर्सन थ्री इक्वल टू पर्सन वन, और फिर मैं जेएस को बोलता हूं कि अब आप पर्सन वन और पर्सन थ्री को कंपेयर करो, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? आंसर क्या आएगा? जल्दी बोलिए, क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वेरी गुड, आंसर आएगा ट्रू। पहले वाले में फॉल्स, दूसरे वाले में ट्रू आएगा, ठीक है? लेकिन अभी भी नोटिस करिए, ऑब्जेक्ट का डेटा कंपेयर नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा। सो नाउ देयर कम्स अ चैलेंज कि जेएस में ऑब्जेक्ट का डेटा कैसे कंपेयर करेंगे हम। एक तरीका तो आप गेस कर सकते हैं, हम खुद अपना लॉजिक लगा के कंपेयर कर लें। सही कह रहा हूं? पर्सन वन डॉट नेम ट्रिपल इक्वल टू पर्सन टू डॉट नेम, है ना? मतलब लेट्स डू इट प्रैक्टिकली। एक तरीका ये है कि मैं एक फंक्शन बना लूं, बना सकता हूं, राइट? अपना खुद का फंक्शन बना लूं, फंक्शन का नाम कंपेयर दे दूं, कंपेयर ओबीजे। ठीक है, कंपेयर ओबीजे दो पैरामीटर्स ले ले, P1 और P2 ले ले, और यहां पर मैं रिटर्न कर दूं P1 डॉट नेम ट्रिपल इक्वल टू P2 डॉट नेम, राइट?
लॉजिकल एंड p1 डॉट एज और जेंडर ट्रिपल इक्वल टू p2 डॉट जेंडर। ये कंपैरिजन रिटर्न करा दूं और यहां पर मैं लिखूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और फिर मैं बोलूं कंपेयर ओबीजे और पास कर दूं person1 और person2। ठीक है, एक और पर्सन बना लेते हैं, person3 बना लेते हैं और उसमें नाम सेम रखते हैं, जेंडर कर देते हैं फीमेल। ओके, और कंपैरिजन करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहां लिख देते हैं BR, है ना। अब सचिन का फीमेल होना थोड़ा अजीब लग रहा है ना, तो नाम ऐसा ले लेते हैं जो दोनों पे फिट बैठे। सोनू, सोनू लड़का लड़की दोनों अलाउड है ना, राइट। ठीक है, थोड़ा रियलिस्टिक लगना चाहिए ना एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये सोनू हो गया। ठीक है, अब कंपेयर हो रहा है सोनू मेल और फिर हम कंपेयर करते हैं सोनू मेल और सोनू फीमेल। लेट्स डू इट दिस वे। तब आप अपनी मेहनत से कंपैरिजन करके डेफिनेटली जेएस में रिजल्ट ला पाएंगे। रन कीजिए तो आपको एक आंसर देगा अपनी तरफ से ट्रू, कुछ गलती हुई है person3, सॉरी ये भी होना चाहिए person3। सेव करा तो नोटिस करिए पहला वाला ट्रू और दूसरा वाला दे रहा है फॉल्स। आया समझ ऑब्जेक्ट्स कंपेयर कैसे करना है? आया आया। लेकिन सोचिए ये लॉजिक आपको लिखना पड़ा, राइट। और ये आपके लिए टिपिकल होता ना अगर इस ऑब्जेक्ट के अंदर और ज्यादा डेटा मेंबर होते, एक एक का बैठकर आप डबल इक्वल टू या ट्रिपल इक्वल टू लगा के कंपैरिजन कर रहे होते। तो यहाँ जेएस में एक एडवांस लाइब्रेरी हमारी हेल्प करती है। अगर आपने C++ के अलावा कोई भी लैंग्वेज पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा हर लैंग्वेज में थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज होती हैं। जैसे अगर आपने पाइथन पढ़ी है तो डेटाबेस कनेक्टिविटी की लाइब्रेरी होती है, पाइथन में म्यूजिक के लिए लाइब्रेरी होती है। थर्ड पार्टी समझते हैं ना, थर्ड पार्टी मतलब जो लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, अलग से लैंग्वेज में डाली जाती है। तो जेएस भी हमें एक बहुत पॉपुलर थर्ड पार्टी लाइब्रेरी देती है जो हमारे इस कंपैरिजन को आसान बनाती है। ये जो कंपैरिजन का कोड मैंने लिखा है मुझे नहीं लिखना पड़ेगा। पढ़िए वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी कौन है। पढ़िए कौन है वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। वेरी गुड, उस थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का नाम है जेसन, राइट। आप जानते हैं जेसन या पहली बार नाम सुन रहे हैं? हैव यू हर्ड दिस वर्ड एवर बिफोर और दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर लिसनिंग टू इट? सुना है आपने? गुड, कुछ लोगों ने सुना होगा। ठीक है, जेसन का फुल फॉर्म होता है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। एक एक बात मेरी गौर से सुनना, जेसन का फुल फॉर्म होता है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन क्या है ये? बिल्कुल एरे की तरह, बिल्कुल डेट की तरह ये भी एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। हाँ, जेसन दोनों चीजें हैं, जेसन एक टेक्नोलॉजी भी है और जेसन यहाँ इस वक्त आपकी जावास्क्रिप्ट के अंदर एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट के तौर पे भी बनाया गया है। तो आपका जावास्क्रिप्ट इंजन कौन सा इंजन है हमारा? हमारा इंजन है V8। तो हमारा इस V8 इंजन में एक जेसन नाम का ऑब्जेक्ट डाल के हमें दिया गया है। गारंटी है सब सारे जावास्क्रिप्ट इंजन्स में होगा? नहीं, सारों में होगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन V8 में जरूर है। तो ये एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है जो आपको जेसन के नाम से मिलता है, राइट। जेसन का फुल फॉर्म होता है अपने आप में जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। और एक्चुअल में अगर मैं बोलूं तो जेसन का जो यूज होता है वो होता है सर्वर से क्लाइंट के बीच में डेटा ट्रांसफर करने का। ठीक है, आप इस चीज को पहली बार एक्सपीरियंस करेंगे सर्वर और क्लाइंट के बीच में डेटा ट्रांसफर कैसे होता है जब आप पढ़ेंगे एजेक्स। याद कीजिए मैं बहुत बार एजेक्स का नाम ले चुका हूं आपके सामने, जो एक तरीका है जिसमें जावास्क्रिप्ट किससे बात करती है? जावास्क्रिप्ट बात करती है सर्वर पे बैठे हुए कोड से, है ना। अब आप सबने सर्वर साइड थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है।
तो आप इमेजिनेशन बिठाइए, इमेजिन करिए आपका ये सर्वर साइड कोड जावा लैंग्वेज में लिखा है। समझिएगा, मैं जेसन का एक्चुअल यूज आपको बता रहा हूँ। जावा डेटाबेस से बात कर सकती है कर सकती है। जावा जब डेटाबेस से डेटा पुल करेगी तो आपको याद होगा रिजल्ट सेट के फॉर्म में करेगी, करेगी। जो लोग पाइथन जानते हो, आप बताएं, पाइथन डेटाबेस से बात कर सकती है? कर सकती है, कर सकती है। पाइथन जब डेटाबेस से डेटा पुल करती है तो आपको याद होगा कर्सर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में करती है, अगर पाइथन में आपने डेटाबेस प्रोग्रामिंग पूरी पढ़ ली है तो। राइट, अभी बताइए जो रिजल्ट सेट और ये जो कर्सर है, ये जावास्क्रिप्ट को समझ में आएंगे? क्या ये जावास्क्रिप्ट की डेटा टाइप्स हैं, रिजल्ट सेट और कर्सर? नहीं आएंगे। तो अगर हमने जावा लैंग्वेज में कोई सर्वर साइड कोड लिखा है और हमने डेटाबेस से कोई डेटा पुल करा है और वो डेटा हमें जेएस को देना है, तो आप मानते हैं वो जेएस के स्टाइल में कन्वर्ट होना चाहिए, तब ना जेएस उसे समझेगी। जेएस को क्या समझ में आएगा कि डेटाबेस से जो डेटा आ रहा है वो क्या है? क्योंकि जावा का जो एरे है और जेएस का जो एरे है वो सेम है क्या? नहीं है ना? दोनों एक एक ही लैंग्वेज थोड़ी है, दोनों अलग अलग लैंग्वेज है। तो जो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं उनके बीच में डेटा ट्रांसफर कैसे होगा? दिमाग लगाइए। तो एक कॉमन टेक्नोलॉजी चाहिए ना, जो जावा को जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट को जावा में कन्वर्ट कर पाए। वो कॉमन टेक्नोलॉजी होती है जेसन। और गौर करिएगा, ये किसी को भी किसी में कन्वर्ट करती है। ऐसा नहीं है कि जावास्क्रिप्ट को जावा और जावा को जावास्क्रिप्ट। आप जावास्क्रिप्ट और पाइथन के लिए इसे यूज कर सकते हैं, आप जावास्क्रिप्ट और पीएचपी के बीच में इसे यूज कर सकते हैं, आप जावास्क्रिप्ट और रूबी के बीच में इसे यूज कर सकते हैं। आप किसी भी सर्वर साइड लैंग्वेज और जेएस के बीच में डेटा ट्रांसफर करने के लिए क्या यूज करते हैं? आप यूज करते हैं जेसन। ये जेसन का एक रोल है जिसके लिए जेसन दुनिया में बनाया गया था। तो समझ आया जेसन क्यों आया मार्केट में? जेसन क्यों आया मार्केट में? जेसन मार्केट में इसलिए आया क्योंकि सर्वर साइड की लैंग्वेज और क्लाइंट साइड की लैंग्वेज सेम नहीं थी। सर्वर साइड पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी में लिखा गया है, अब सर्वर साइड लिखा गया है सी शार्प में। अब सी शार्प जब डेटाबेस से डेटा पुल करती है, अगर पढ़ा हो आपने, तो एडीओ रिकॉर्ड सेट्स के फॉर्म में करती है। अब एडीओ का रिकॉर्ड सेट, जावा का रिजल्ट सेट या पाइथन का कर्सर जेएस के तो समझ में आता ही नहीं है ना। राइट, हाँ, जेसन जावास्क्रिप्ट बनाने वाली कंपनी से ही जुड़े हुए लोगों ने बनाया है। ठीक है, तो इन लोगों ने एक कॉमन एक्सचेंज या डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट डेवलप करा जिसका नाम इन्होंने दिया जेसन। तो जेसन क्या करता होगा, गेस करो? जेसन जावा की डेटा को लेता होगा और उसे जावास्क्रिप्ट अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। आ रही है बात समझ? ठीक है, अब इसका मैं आपको एक और रियल वर्ल्ड एग्जांपल समझाता हूं। आप जानते हैं गूगल के वेदर सर्वर्स अवेलेबल है इंटरनेट पे? देखते हैं ना आप, बहुत कॉमन ऐप होती है वेदर ऐप, हर कोई बनाता है जावास्क्रिप्ट में। गूगल का जो ये वेदर सर्वर है, ये किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया होगा ना, जिसके पास आप अगर लैटिट्यूड लॉजिट्यूड भेजें तो वो आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन का वेदर डिटेल्स देगा। अब मुझे बताइए, अगर मुझे अपने जावास्क्रिप्ट कोड से गूगल से बात करनी है, तो क्या गूगल के सर्वर पे जो लैंग्वेज लगी है वो लैंग्वेज में ही मुझे बात करनी पड़ेगी? नहीं, मैं वो बात करूंगा जेसन स्टाइल में। अब ये सर्वर किस लैंग्वेज में लिखा गया है? ये सर्वर लिखा गया है गोलैंग में। गूगल की लैंग्वेज है ना गोलैंग, उन्होंने इस लैंग्वेज में सर्वर को डेवलप करा है। और गोलैंग अपन को आती नहीं है, ना ही आती तो गोलैंग हम क्लाइंट पे लगा पाते। गोलैंग क्लाइंट के लिए है ही नहीं। गोलैंग कहाँ रन होती है? बिल्कुल जावा और पाइथन की तरह रन होती है सर्वर पे। सर्वर साइड लैंग्वेज है वो, क्लाइंट साइड नहीं है। राइट, तो फिर आप जेएस का कोड गोलैंग से कैसे कम्युनिकेट कराओगे? तो इस बीच में काम करेगा जेसन। गोलैंग क्या करेगा? अपने डेटाबेस से डेटा निकालेगा और जावास्क्रिप्ट स्टाइल में कन्वर्ट करके उसे आपके पेज को दे देगा। वो स्टाइल क्या कहलाएगा? वो स्टाइल कहलाएगा अपने आप में जेसन। अब आपके सामने जो स्लाइड में लिखा हुआ रहा है, आप उसे पढ़ो और बताओ, समझ आया? ट्रांसलेटर नहीं है, डेटा एक्सचेंज करने का मैकेनिज्म है। एक लाइब्रेरी है जिसकी मदद से आप किसी भी लैंग्वेज की डेटा टाइप्स को जावास्क्रिप्ट की अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पूरा कोड कन्वर्ट कर रहे हैं, सिर्फ वैल्यूज कन्वर्ट करता है ये।
क्लियर, समझ आया? ये जेसन का ओरिजिनल रोल है। जेसन और एपीआई रिलेटेड हैं, एपीआई अलग चीज होती है। जेसन एक एपीआई है, बट एपीआई तो और भी बहुत सारे कामों के लिए है। ठीक है, आगे बढ़ू। राइट, अब आता है सेकंड। हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो जेसन का सेकंड रोल है। ध्यान दीजिएगा, हम क्या करने जा रहे हैं, हम जेसन नाम का एक ऑब्जेक्ट यूज करने जा रहे हैं। तो गौर करिए, जेसन इज ऑल्सो अ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जैसे एरे ऑब्जेक्ट है, जैसे डेट ऑब्जेक्ट है, ऐसे जावास्क्रिप्ट के पास जेसन नाम का भी एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है। अब बताइए, इस एरे के पास खूब सारे मेथड्स हैं, पुश, पॉप, सॉर्ट, रिवर्स हैं। ऐसे इस जेसन के पास भी मेथड्स हैं। और आपके काम का जो सबसे इंटरेस्टिंग मेथड है, ध्यान दीजिएगा, उस मेथड का नाम है स्ट्रिंगीफाई। पढ़िए तो जरा, ये मेथड क्या लेता है और क्या देता है, जल्दी बोलिए। ये मेथड क्या लेता है और क्या देता है? गुड। ये मेथड आपसे जावास्क्रिप्ट का कोई भी ऑब्जेक्ट लेता है और उसे जेसन स्टाइल की स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देता है। जेसन स्टाइल की स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देता है। राइट, समझिएगा ध्यान से। एग्जाम्पल देखिए, आपको मेरी बात और क्लियरली समझ में आएगी। मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, पर्सन वन। मैंने पर्सन वन ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंगीफाई मेथड को पास करा। ऐसे क्यों कॉल कर रहे हैं, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई? ऐसे इसलिए कॉल कर रहे हैं क्योंकि जेसन खुद क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। जब ये ऑब्जेक्ट है, जैसे मैथ एक ऑब्जेक्ट है और आप कहते हैं मैथ डॉट फ्लोर, कह सकते हैं ना, ऐसे आप यहां कह सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के लिए डॉट स्ट्रिंगीफाई। ये आपसे लेगा पर्सन वन और इसे किस में कन्वर्ट कर देगा, फटाफट बोलो। इसे कन्वर्ट कर देगा एक स्ट्रिंग में। किसकी स्ट्रिंग है ये, जावास्क्रिप्ट की है? नहीं, जेसन स्टाइल की स्ट्रिंग है। जेसन स्टाइल की स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है, उसमें कुछ पंक्चुएटर्स होते हैं, जैसे आप नोटिस कर रहे हैं करली ब्रेस में आ रहा है पूरा डेटा, ये जेसन की पहचान है। और अंदर सारा की वैल्यू पेयर खुद कन्वर्ट हो रहा है इनटू डबल कोटेड वैल्यूज। सारा की वैल्यू पेयर का डेटा खुद कन्वर्ट हो रहा है इनटू डबल कोटेड वैल्यूज। आप नोटिस करिए, अगर हम स्ट्रिंगीफाई से पूरा डेटा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा लें तो हम डायरेक्टली ये दो स्ट्रिंग्स कंपेयर कर सकते हैं। हम डायरेक्टली दो ऑब्जेक्ट्स का स्ट्रिंगीफाई करके कंपैरिजन कर सकते हैं। यस, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सोचिए, पहले तो मैं आपको स्ट्रिंगीफाई दिखाता हूं, फिर अपन इस कोड का सिंपल वर्जन लिखेंगे, है ना। पहले इतने को कर रहा हूं मैं कमेंट आउट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्ट्रिंगीफाई का यूज देखते हैं। तो अगर मैंने जेएस से बोला डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहां लिखा मैंने जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, और स्ट्रिंगीफाई को मैंने पास करा पर्सन वन, ठीक। And again I said document dot write br, and then I repeated the same statements with person 2 and person 3 also. Stringify person 2 and stringify person 3. And now let's see the output. Document. Okay. अब ठीक है, डॉक्यूमेंट, ठीक। आप चेक करिए, अब नोटिस करिए, आपको सारा डेटा स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके मिल गया। ये पूरा अपने आप में एक स्ट्रिंग स्टाइल में। इन्हें डायरेक्टली डबल इक्वल टू से कंपेयर कर सकते हैं, इन्हें डायरेक्टली डबल इक्वल टू से कंपेयर कर सकते हैं। यस, तो बताइए हमारा ये कोड थोड़ा इजी वे में कैसे बन सकता है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, ये कोड इजी वे में कैसे बन सकता है? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। ये कंपेयर ओबीजे का कोड इजी वे में कैसे बन सकता है? क्या आप लिख सकते हैं कंपेयर ओबीजे का कोड? लिख के दिखाओ, लिखो, क्या लिखोगे अंदर? राइट डाउन द कंप्लीट स्टेटमेंट, फटाफट। यस, बिल्कुल सही। रिटर्न के साथ लिखेंगे ना,
return json dot stringify p1 triple equal to json dot stringify और p2। जल्दी बोलिए, यही होगा? काम आसान हो गया। बजाय इसके कि आप एक एक मेंबर को लेकर ट्रिपल इक्वल टू लगाते चलें, अब आप अपने ऑब्जेक्ट में कितने भी मेंबर बढ़ा दें, आपको ये कोड तो चेंज नहीं करना पड़ेगा ना। अपने ऑब्जेक्ट में कितने भी मेंबर बढ़ा दें, ये कोड तो चेंज नहीं करना पड़ेगा ना, और ये करेक्ट तरीके से दोनों ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर लेगा। सो दिस इज हाउ वी कैन कंपेयर ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। आया समझ सबको? क्लियर हुआ? अब आप ऑब्जेक्ट में एक डेटा बढ़ा के देखो। लेट्स से पर्सन 1 में मैंने नेम और जेंडर के साथ एज बढ़ा दी, एज 22। पर्सन 2 में भी मैंने एज बढ़ा दी, एज मैंने कर दिया 22। पर्सन 3 के अंदर भी मैंने एज बढ़ाई और एज मैंने कर दी 23। तो पर्सन 3 तो वैसे भी मैच नहीं कर रहा था, पर्सन 2 अभी भी मैच करेगा पर्सन 1 से, और दोनों का आंसर आपको मिलेगा ट्रू। लेकिन अगर पर्सन 2 में मैंने एज कर दी 24 तो फॉल्स मिलेगा। यस, नाउ विल गेट फॉल्स। This is how we compare objects in JavaScript. Is this example clear? नेहा का क्या डाउट है? सर ये भी ऑब्जेक्ट ही दे रहा है, लेकिन जेसन ऑब्जेक्ट का कुछ कॉल हुआ होगा जो नंबर के लिए हुआ था, शायद ऐसा कुछ हो रहा है। मतलब ये स्ट्रिंग दे रहा है बेटा। जब आप कहोगे जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई तो ये आपके इस पूरे ऑब्जेक्ट की टाइप कास्टिंग करके स्ट्रिंग बना दे रहा है। आप ये मान लो पूरे ऑब्जेक्ट का डेटा कास्ट करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे रहा है, दूसरे ऑब्जेक्ट का भी पूरा डेटा कास्ट करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे रहा है, और बस उन स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर रहे हो आप। दैट्स इट। तो कम से कम आपको एक एक का कंपैरिजन नहीं करना पड़ा ना। तो फॉल्स हो जाएगा अगर नहीं दी है वैल्यू तो। अगर आपने पर्सन 2 में एज नहीं दी है, सिर्फ 2 वैल्यूज दी हैं, तो कंपैरिजन फॉल्स आएगा। चेक कीजिए, इसमें क्या डाउट है? राइट? समझ आ गया? क्लियर है? चलिए, अब नावेद ने क्वेश्चन पूछा था। नावेद अपना क्वेश्चन वापस टाइप करो। नावेद, आर यू लिसनिंग मी? क्वेश्चन टाइप करो अपना वापस। आप ध्यान से देखिए। एनीवन कैन गिव द आंसर ऑफ दिस? मैं बस आपको हिंट दे देता हूं, आप कहें तो। एनीवन हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन? जावा वाले बता सकते हैं, पाइथन वाले तो नहीं बता सकते। जावा वाले बता सकते हैं। जल्दी बोलो, आज कवर करना है टॉपिक अपन को, डोंट वेस्ट टाइम। पहले बताइए, क्वेश्चन समझ आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आ रहा है? ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम लोग कहते हैं लेट a इक्वल टू 10 और लेट b इक्वल टू 10, तो ये दोनों भी तो ऑब्जेक्ट टाइप के रेफरेंसेस हैं। तो फिर जब हम इनको कंपेयर करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, तो एड्रेस कंपेयर क्यों नहीं होता, वैल्यू क्यों कंपेयर होती है? यही क्वेश्चन है ना नावेद? राइट? तो जवाब सुनिए। मोनिका को समझ नहीं आया। मोनिका, जब आप कहते हो
नहीं नहीं, सुनो सुनो, प्रॉब्लम क्या है। जब आप, अब आ गया, ठीक है, अब ध्यान से सुनना। जावा में बॉक्सिंग, ऑटो बॉक्सिंग याद है आप लोगों को? याद है? बस वही हो रहा है, ठीक है। बट सबको तो जावा आती नहीं है, तो मैं आपको डिटेल में समझाता हूं, जो नॉन जावा वाले स्टूडेंट्स हैं, ध्यान दीजिएगा। जब आप जावा स्क्रिप्ट में लिखते हो लेट ए इक्वल टू 10, तो एक्चुअल में तो ये 10 नंबर है ना, बट जावा स्क्रिप्ट इसे कन्वर्ट कर देती है प्रिमिटिव टाइप में। जब आप ऐसे 10 लिखते हो, तो जावा स्क्रिप्ट इसको किस में कन्वर्ट कर देती है, जल्दी बोलिए? प्रिमिटिव टाइप में कन्वर्ट कर देती है। जब जावा स्क्रिप्ट इसको प्रिमिटिव में कन्वर्ट कर देती है, तो दिमाग लगाइए, जब ए और बी कंपेयर होंगे तो क्या कंपेयर होगा? वैल्यू के एड्रेस कंपेयर होंगी, वैल्यूज। इसलिए आपको ए ट्रिपल इक्वल टू बी में आंसर क्या मिल रहा है? आंसर आपको मिल रहा है ट्रू। अगर आपको लगता है तो सर मैं जावास्क्रिप्ट को कैसे बोलूं कि इसको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो, उसके लिए आप कहिए जावास्क्रिप्ट से लेट ए इक्वल टू न्यू नंबर एंड देन 10, लेट बी इक्वल टू न्यू नंबर एंड देन 10, एंड यू योरसेल्फ गेस। अब अगर मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए ट्रिपल इक्वल टू बी, क्या मिलेगा? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। फॉल्स मिलेगा। यानी ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट में जो 3 टाइप आपने सुनी है ना, कौन सी 3 टाइप? ये 3, नंबर, बूलियन और स्ट्रिंग, ये तीनों के प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव 2 वर्जन्स अवेलेबल है। जब आप डायरेक्टली यूज करते हो इनको लिटरल की तरह, तो ये किसकी तरह काम करते हैं? दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक प्रिमिटिव्स। और जब आप इन्हें न्यू के साथ क्रिएट करते हो बकायदा इनकी क्लास का नाम लेकर, तो दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक व्हाट? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक ऑब्जेक्ट्स। प्रूफ करें इसको? लेट अस प्रूव दिस। एक छोटे से एग्जांपल से इसका प्रैक्टिकल देखिए। एग्जांपल 5A। मैंने जेएस से कहा लेट ए इक्वल टू 10, let b equal to 10. Then I said document dot write, ध्यान से देखना, type of a, right? Document dot write type of b, document dot write a triple equals to b. बीच में सबके एक एक न्यू लाइन। ठीक है, ये पीस ऑफ कोड समझ आ रहा है सबको? बोलिए हाँ या ना, आ रहा है? अब इसी का सेकेंड वर्जन देखिए। लेट p इक्वल टू न्यू नंबर 10, let q equal to new number 10, then type of p, right, type of q, and p triple equals to q, as well as a br. खुद ऑब्जर्व कीजिए और डेरिवेशंस पे पहुंचिए। देखो, ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको बताया जा रहा है ए और बी की डेटा टाइप नंबर है। इसका मतलब ये जो नंबर है, ये इस नंबर का कौन सा रिप्रेजेंटेशन है? प्रिमिटिव रिप्रेजेंटेशन है। इसलिए कंपैरिजन का रिजल्ट आपको ट्रू मिल रहा है। और जब आप इन्हें एज ऑब्जेक्ट्स यूज कर रहे हैं, तो कंपैरिजन का रिजल्ट आपको फॉल्स मिल रहा है। ठीक है, अब आपका एक बहुत पुराना डाउट दूर हो गया होगा कि जावास्क्रिप्ट में हम ये क्यों कह पाते थे 10 डॉट समथिंग, जबकि 10 तो अपने आप में एक वैल्यू है।
कह पाते थे आप वैल्यू पे डॉट लगा के? क्यों कह पाते थे? क्योंकि ये वैल्यू है, लेकिन आपके पैरेंथेसिस लगते ही जेएस ने इसको क्या किस में कन्वर्ट कर दिया? जेएस ने इसको कन्वर्ट कर दिया इनटू ऑब्जेक्ट। आया समझ? पॉइंट क्लियर? ठीक है, तो आप जरा इस लाइन के बारे में एक फाइनल वर्ड बोल दीजिए। तो ये तीन कौन है? दे आर, बोलिए बोलिए बोलिए। दे आर, कंप्लीट द स्टेटमेंट, primitive representations of their corresponding object types, राइट? तो नंबर जेएस में प्रिमिटिव है कि नॉन प्रिमिटिव है? बिल्कुल सही, रैपर क्लास। नंबर जेएस में प्रिमिटिव है कि नॉन प्रिमिटिव है? दोनों है। डिपेंड करता है किस नंबर की बात हो रही है, खाली ऐसे सुन के नहीं बता सकते। यस, डिपेंड्स आप कैसे यूज करते हो उसे। ये जेएस की अपनी मर्जी है कि उसे प्रिमिटिव में कन्वर्ट कर दे रही है आपके सिंपल यूज के लिए। ऐसा ही बूलियंस के साथ है, ऐसा ही स्ट्रिंग के साथ है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ये लिख लीजिएगा, ये लाइन भी स्लाइड्स में नहीं है, रिमेंबर दिस। तो फिर इसका मतलब होने को सब ऑब्जेक्ट्स ही हैं, सब ऑब्जेक्ट हैं। ये बस मुखौटा ओढ़ के बैठे हैं कि ये प्रिमिटिव हैं, अंदर तो ये भी ऑब्जेक्ट्स हैं। यस और नो? कोर लेवल पे तो इनको भी जेएस ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकती थी, बट मेरे और आपकी सहूलियत के लिए उसने इनको प्रिमिटिव में बना दिया, राइट? तो अगर हम जावा से कंपेयर करें तो फिर हम बोल सकते हैं नंबर इंट भी है और नंबर इंटीजर भी है। जावा स्क्रिप्ट का नंबर इंट भी है और इंटीजर भी है। याद है आपको जावा में इंट और इंटीजर? इंट जावा की प्रिमिटिव टाइप है, इंटीजर जावा की रैपर क्लास है। वहां नाम अलग अलग है तो डिफरेंस इजीली समझ आ जाता है। यहाँ कंफ्यूजिंग बात यह है कि नाम दोनों का सेम है, दोनों ही नंबर है। इज इट क्लियर नाउ? आ रहा है समझ? सो डू रिमेंबर दिस, ये डिफरेंस जेएस में आपको आगे तक याद रखना है, और इसके बाद सब ऑब्जेक्ट्स ही मिलेंगे। नाउ ऑनवर्ड्स आप जितनों से मिलेंगे सब ऑब्जेक्ट्स हैं। आप बटन, टेक्स्ट बॉक्स, पैराग्राफ, डिव, इन सबको अपने प्रोग्राम में यूज करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में, और ये सब काम करेंगे एज इफ दे आर ऑब्जेक्ट्स। चलो आगे, यहां तक क्लियर हुआ? गुड। अब आगे बढ़िए, ऐसे ही आइए एक और एडवांस कॉन्सेप्ट पे। इतनी वैरायटी इस टॉपिक में आपको और कहीं नहीं मिलेगी जितनी मिल रही है आपको जेएस में। टॉपिक है हमारा दिस, राइट? बिल्कुल सी प्लस प्लस की तरह, बिल्कुल जावा की तरह, जावा स्क्रिप्ट के पास भी एक दिस होता है। पाइथन के पास भी होता है। पाइथन के पास किसी और नाम से होता है, उसको बोलते हैं सेल्फ, राइट? ऐसे जावा स्क्रिप्ट के पास भी दिस नाम का हमारे पास एक कीवर्ड होता है, बट ये इतने सारे काम करता है, इतनी वेराइटीज में यूज होता है कि बिगनर्स एक बड़ा कंफ्यूजन इसके बिहेवियर को लेकर दिमाग में रखते हैं। मतलब आप अगर किसी बिगनर से पूछो जावास्क्रिप्ट का सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक कौन सा है बेसिक लेवल पे, तो 90% लोगों के लिए दिस है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसका जवाब ये है, आपने देखा होगा जावा में, सी प्लस प्लस में और पाइथन में दिस का या सेल्फ का एक ही रोल है ना, एक ही काम करता है ना, कॉलिंग ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना। कभी अपना रंग ढंग नहीं बदलता ना वो, कभी अपना रंग ढंग नहीं बदलता ना। बस जावा में एक काम और करता है, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर का कॉल, सॉरी अपनी ही क्लास के दूसरे कंस्ट्रक्टर का कॉल। पेरेंट क्लास के लिए तो आप सुपर लगाते हैं, अपनी ही क्लास के दूसरे कंस्ट्रक्टर का कॉल आप करते हैं, है ना? लेकिन क्लियर कट है ना, दिस में ज्यादा कुछ तामझाम नहीं है जावा में, राइट? जावास्क्रिप्ट का जो दिस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है एज कंपेयर टू जावा एंड पाइथन। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आगे के एडवांस टॉपिक्स पढ़ें, इस दिस के बारे में डिटेल में बात करना जरूरी है। तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है जावास्क्रिप्ट में दिस कहां कहां यूज होता है और क्या करता है, तो सरप्राइजिंगली जावास्क्रिप्ट में दिस के 4 यूजेस हैं। सुना आपने ध्यान से? जावास्क्रिप्ट में दिस के 4 यूजेस हैं, 4 जगह यूज होता है। कहां कहां? ध्यान दीजिए। जावास्क्रिप्ट कहती है अगर आप दिस को डायरेक्टली यूज करोगे, डायरेक्टली का मतलब, डायरेक्टली का मतलब किसी मेथड वेथड के अंदर नहीं,
सीधे कह दोगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट दिस, ऐसे अगर आप कहोगे तो दिस किसको रेफर करेगा बताओ? स्क्रीन पे आपके आंसर आ रहा है। दिस किसको रेफर करेगा बताओ? दिस रेफर करेगा विंडो ऑब्जेक्ट को। यानी विंडो का दूसरा नाम दिस है, विंडो का दूसरा नाम दिस है। हाँ, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं, सिर्फ तब जब आप डायरेक्टली दिस यूज कर रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट होता है सर ये डायरेक्टली मतलब क्या है आपका? देखिए मेरा डायरेक्टली से क्या मतलब है। यहां पर मैंने कोई फंक्शन या मेथड या ऑब्जेक्ट बनाया है स्क्रिप्ट टैग के अंदर? नहीं बनाया है। तो ये कोड मेरा एक तरह से ग्लोबल कोड है ना, ये कोड मेरा एक तरह से ग्लोबल कोड है ना। आपको याद होगा जब आप ग्लोबल एरिया में वैर कीवर्ड यूज करके कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वो विंडो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बन जाता है, बन जाता है। इसी विंडो ऑब्जेक्ट का नाम इस वक्त क्या हो गया है? इसी विंडो ऑब्जेक्ट का नाम इस वक्त दिस हो गया है। राइट? गेस कर सकते हैं इन तीनों का आउटपुट क्या आएगा? ये तीन डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो मैंने लिखे हैं इनका आउटपुट क्या आएगा? कैन यू गेस? ये पहला वाला क्या देगा? याद करो, याद करो, याद करो। अभी पढ़ा है आपने लास्ट लेक्चर में। पहला वाला टू स्ट्रिंग कॉल करेगा, करेगा टू स्ट्रिंग कॉल। यस, टू स्ट्रिंग कॉल करेगा। और जब टू स्ट्रिंग चलता है तो सबसे पहले तो आता है ऑब्जेक्ट, आता है, और फिर आता है उसका टाइप। टाइप क्या है इस विंडो का? विंडो। विंडो का टाइप विंडो है, याद रखिएगा। डॉक्यूमेंट का टाइप क्या था? HTML डॉक्यूमेंट। देखा था अपन ने इसका प्रैक्टिकल? नहीं, नहीं देखा था कि देखा था? नहीं देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा है। दिखाया था मैंने आपको ये कंसोल पे? चलिए एक बार और दिखा देता हूं। देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं कंसोल डॉट लॉग विंडो, तो टू स्ट्रिंग कॉल होगा? टू स्ट्रिंग कॉल होगा ना? देखो, जब आप सॉरी 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 नॉट कंसोल डॉट लॉग, टू स्ट्रिंग तो कॉल होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे। ओके, टू स्ट्रिंग तो खुद ही कॉल करना पड़ेगा यहाँ पर ना। यस, यहाँ आपको टू स्ट्रिंग खुद ही कॉल करना पड़ेगा। समझ आ रहा है ना? यहाँ टू स्ट्रिंग कॉल नहीं हो रहा है, टू स्ट्रिंग कॉल होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट में। ये मैं कंसोल डॉट लॉग लिख रहा हूँ, तो आप यहाँ टू स्ट्रिंग कॉल करिए। अब जवाब देखिए, तो जावास्क्रिप्ट बोलेगी ये विंडो एक ऑब्जेक्ट है और इसकी टाइप क्या है? इसकी टाइप विंडो है। ठीक है, डॉक्यूमेंट भी ऑब्जेक्ट है, बोलो जल्दी। यस, डॉक्यूमेंट भी एक ऑब्जेक्ट है। टाइप पता करो जरा इसकी, इसकी टाइप है HTML डॉक्यूमेंट। समझ आ रहा है? ओके, इसी तरह से नोटिस करिए जब आपने यहां पर दिस प्रिंट करा तो ये भी विंडो ही है ना, ये भी विंडो ही है ना। तो ये आपको यही वाला आंसर देगा। कौन सा वाला? इनमें से कौन सा वाला? पहला वाला बताएगा ये कि ये ऑब्जेक्ट विंडो है जब आप इसको रन करोगे तो। ओके, बाकी आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा। अगर ये विंडो है तो फिर विंडो के अंदर एक्स बैठा है, विंडो के अंदर एक्स एज एन एट्रीब्यूट है, तो वैल्यू मिल जाएगी 10। और जो दिस डॉट एक्स से मिलेगा वही मिलेगा आपको विंडो डॉट एक्स से। तो दिस विंडो बन जाता है जब, कंप्लीट करो मेरी बात, दिस विंडो बन जाता है जब आप उसे ग्लोबल एरिया में यूज करते हैं। याद रहेगी ये बात, दिस विंडो बन जाता है जब आप उसे ग्लोबल एरिया में यूज करते हैं। ठीक है, अब आता है सेकंड। मान लीजिए मैंने किसी फंक्शन के अंदर जाकर दिस बोला, ध्यान दीजिएगा मैं फंक्शन बोल रहा हूं, मेथड नहीं। किसी फंक्शन के अंदर जाकर मैंने दिस बोला तो भी गौर करिएगा, दिस किसको रेफर करेगा? तो भी दिस रेफर करेगा विंडो को। फंक्शन के अंदर भी दिस रेफर करेगा विंडो को। इसका भी डेमो देख लीजिए, इसका डेमो है एग्जाम्पल 9 में। चेक करिए, अब मैंने दिस डॉट एक्स प्रिंट करवा दिया है फंक्शन के अंदर और मैंने माय फंक्शन को कॉल करा है। क्या फंक्शन में एक लोकल एक्स भी है? है,
लेकिन जब मैं बोलूंगा रिटर्न दिस डॉट एक्स, कौन सा एक्स रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा 10, राइट। रन करने पर आउटपुट क्या आएगा? कंसोल सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट राइट में 10 आएगा। और अगर मैं यहाँ दिस ना बोलता तो, खाली रिटर्न एक्स बोलता तो, अगर मैं खाली रिटर्न एक्स बोलता तो मुझे 20 मिलता। तो इसका मतलब दो जगह दिस विंडो को रेफर करता है। क्लियर? दो जगह पे दिस विंडो को रेफर करता है। इज दिस क्लियर? ग्लोबल में और फंक्शंस के अंदर। ओके। जावास्क्रिप्ट में मेथड्स भी होते हैं, यस होते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर के फंक्शंस मेथड्स बनते हैं। जावास्क्रिप्ट कहती है किसी मेथड के अंदर अगर आप दिस बोलेंगे तो दिस रेफर करेगा अपने कॉलिंग ऑब्जेक्ट को, दिस रेफर करेगा अपने कॉलिंग ऑब्जेक्ट को। मतलब आपको याद होगा, आपने बहुत सारे एग्जांपल माय कार के करे थे माय कार के एग्जांपल ढेर सारे। फॉर एग्जांपल ये नोटिस करिए, अब यहां चेक करिए, यहां आप माय कार डॉट कंपनी बोल रहे हैं, राइट। ये जो प्रिंट ऑल नाम का मेथड है, इसे कॉल माय कार कर रहा है, इसे कॉल माय कार ऑब्जेक्ट कर रहा है। तो आप इस माय कार की जगह क्या लिख सकते हैं? आप इस माय कार की जगह दिस भी लिख सकते हैं। यू कैन राइट दिस डॉट कंपनी, दिस डॉट मॉडल, दिस डॉट ईयर। यानी मेथड बॉडी में दिस किसको रेफर नहीं करता? मेथड बॉडी में दिस किसको रेफर नहीं करता? जवाब है मेथड बॉडी में दिस विंडो को रेफर नहीं करता है। तो ये किसको रेफर करता है? ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट ने कॉल करा। जैसे इस समय हम शो ऑल के अंदर हैं। क्या शो ऑल फंक्शन है कि शो ऑल मेथड है? शो ऑल फंक्शन है कि मेथड है? मेथड है। कौन कॉल कर रहा है शो ऑल को? शो ऑल को कॉल माय कार कर रहा है। तो आप अंदर माय कार डॉट कंपनी की जगह दिस डॉट कंपनी, दिस डॉट मॉडल, दिस डॉट ईयर भी कह सकते हैं। नोटिस करिए, ये इसका आउटपुट है। क्लियर? लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट यूज दिस का, मेथड्स ऑब्जेक्ट का पार्ट होते हैं मोनिका, फंक्शन ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं होते हैं। फंक्शंस ग्लोबल एरिया में डिफाइन होते हैं। जब आप ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन करते हो तो वो मेथड बनता है, जब आप बिना ऑब्जेक्ट के डिफाइन करते हो तो वो फंक्शन बनता है। तो राइट क्या है जावास्क्रिप्ट में? राइट, जिसे आप डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट से कॉल करते हो, वो क्या है? वो अपने आप में एक मेथड है। इट्स अ मेथड इन जेएस, राइट। क्यों मेथड है? क्योंकि वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का पार्ट है। ठीक है। और पार्स आईएनटी क्या है? पार्स आईएनटी फंक्शन है, वो मेथड नहीं है। आप उसे किसी ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा के कॉल नहीं करते हो। ओके। लास्ट, जावास्क्रिप्ट कहती है जब आप इवेंट फायर करते हो तो क्या जावास्क्रिप्ट में इवेंट के साथ फंक्शन कनेक्ट होता है? ऐसा होता है हम बटन के क्लिक पे कोई फंक्शन चलाएं? यस। तो जब आप इवेंट फायर करते हो जेएस में, उस इवेंट फायरिंग के दौरान जो दिस होता है वो उस एलिमेंट को रेफर करता है जिसने इवेंट फायर करा है। इवेंट फायरिंग के दौरान दिस उस एलिमेंट को रेफर करता है जिसने इवेंट फायर करा है। एग्जाम्पल देखिए यहां पर, इनपुट टैग याद है आपको? टैग याद है, राइट। टाइप इक्वल टू बटन से समझ में आ रहा है, एक बटन बनेगा, बनेगा। और यहां मैंने टेक्स्ट लिखा है वैल्यू में चेंज माय कलर समथिंग। अब अंदर मैंने ऑन क्लिक में जावास्क्रिप्ट का कोड लिख दिया है। जावास्क्रिप्ट में याद रखिएगा, आप इस इवेंट एट्रीब्यूट में फंक्शन कॉल भी दे सकते हैं, ये सब आप डॉम में पढ़ोगे, है ना। और यहाँ डायरेक्ट कोड भी आप लिख सकते हैं। तो मैंने डायरेक्ट कोड लिख दिया। अब मुझे बताइए, अगर मैं कह रहा हूं दिस डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, अभी ये भी आपने नहीं पढ़ा है तो समझिएगा मत ये वो कह रहा है, बस इतना समझ लीजिए बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। ठीक है। किसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है? दिस जिसको रेफर कर रहा है उसका। क्या लगता है दिस पूरे वेब पेज को रेफर कर रहा है? नहीं। क्या दिस रेफर कर रहा है विंडो को? नहीं। इस समय ये इवेंट फायर हो रहा है। इवेंट फायर किसके अंदर से हो रहा है? इनपुट टैग के अंदर से। इनपुट टैग में क्या बना हुआ है? इनपुट टैग में बटन बना हुआ है। तो ये दिस इस समय किसको रेफर कर रहा है? दिस इस समय रेफर कर रहा है बटन को। तो किसका बैकग्राउंड कलर चेंज होगा? क्लिक करने पर किसका बैकग्राउंड कलर चेंज होगा? खुद बटन का। क्लिक करने पर बटन का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा।
वाई? क्योंकि दिस से आपने काम करा और दिस इस वक्त रेफर कर रहा है बटन ऑब्जेक्ट को। क्लियर हुआ? तो दिस एक रूप अनेक कह सकते हैं, दिस एक रूप अनेक। इतनी वैरायटी ऑफ आंसर्स कहीं नहीं है दिस के। ये सारे आपके एग्जाम्पल शेयर हो जाएंगे। अच्छा स्क्रीनशॉट इसका लेना है व्हाइट बोर्ड का, ठीक है। ठीक, अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे और एडवांस कॉन्सेप्ट्स की। अगले लेक्चर में बात होगी फंक्शंस के एडवांस कॉन्सेप्ट की, एंड देन विल माइग्रेट ओवर टू डॉम प्रोग्रामिंग। अब एक भी लेक्चर मिस कर दिया आपने तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, याद रखिएगा। एक भी लेक्चर मिस मत करिएगा। अब आप जावास्क्रिप्ट के लेवल 2 पे जा रहे हैं। सो दिस इज पेज 1, पेज 2, पेज 3। हाँ, मैं ग्रुप में पेस्ट कर दूंगा। पेज 4, पेज 5। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।